नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं चैनल पुरजी। महत्वपूर्ण निर्णय है। इस बैठक के बाद जनता के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एमएसएमई नितिन गडकरी जी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने आकर यह जानकारी दी जो आपके लिए प्रस्तुत है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, वार्म वेलकम टू द मिनिस्टर्स फॉर द ब्रीफिंग। आज नितिन गडकरी जी है साथ में, जो मुख्य एमएसएमई के बारे में बहुत सारे निर्णय है, और तोमर जी है, एग्रीकल्चर के बारे में निर्णय है। मैं शुरू में जो निर्णय हुआ उसका एक अंश आपके सामने पढ़ता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज सोमवार 1 जून 2020 को संपन्न हुई। बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेडी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र पहचान लिया। इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। इस पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के में कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख घोषणाओं से संबंधित क्रियान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। ये महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन है। ये व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। जो एमएसएमई संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह की सहूलत पहली दफा मिल रही है एमएसएमई उद्योगों को। एमएसएमई की परिभाषा में बढ़ोतरी और परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया, क्योंकि जब पैकेज घोषित किया था तो एक संशोधन दिया था, लेकिन आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। निर्धारण की स्थिति के अनुरूप नहीं है, इसे ऊपर की तरफ और संशोधित किया जाना चाहिए, इस तरह का फीडबैक आया। इन आवेदनों को सुनते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम एवं मैन्युफैक्चरिंग सेवा इकाइयों की सीमा को और बढ़ाने का निर्णय किया। अब यह 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का कारोबार की सीमा होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में कारोबार को एमएसएमई के इकाइयों की किसी भी श्रेणी के लिए टर्नओवर की गणना में नहीं गिना जाएगा, चाहे वो सूक्ष्म हो
लघु हो या मध्यम हो। रेडी पटरी वालों के लिए जो पहली दफ़ा ऐसी स्कीम बनी है कि 10,000 रुपये उनको बहुत सहूलत से ऋण मिलेगा, उस योजना का नाम भी तय हुआ है, पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये एक नाम दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम स्वनिधि बहुत लोकप्रिय होगा। उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी क्योंकि कामकाज फिर शुरू कर सके और अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके। इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले ठेला वाले, हॉकर और रेडी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। इनके द्वारा क्या क्या बेचा जाता है मालूम है आपको? सब्जी है, फल है, तैयार खाद्य पदार्थ है, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अंडा, कपड़ा, चप्पल, किताब, स्टेशनरी की आपूर्ति, बहुत सारे वस्तुएं यहाँ बेची जाती है, हम खरीदते हैं। इसके अंतर्गत सलून, मोची, लॉन्ड्री और पान की दुकानें भी आएगी। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है, जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे, इसके लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं। सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य काम में भी करने का फैसला हुआ है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन एक वेब पोर्टल के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए इट विल बी येट अनदर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए, जो पहले पैकेज के समय नहीं बताया था, लेकिन आज पहले नया फैसला है और बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज़्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज़्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे। किसानों को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि कर्ज की ब्याज में 2% और अदायगी में 3% का फायदा होगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को 7% से कर्जा मिलता है। इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन पर 2% बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर भुगतान पर 3% का फायदा मिलेगा। इसका मतलब 4% में 3 लाख तक का कर्जा मिलेगा। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी तोहफा है। ब्याज में छूट की योजना किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज सहित अल्पकालीन फसल कर्ज के देने के मकसद से शुरू की गई है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बहुत से किसान अल्पकालिक जो क्रॉप लोन होता है उसके अदायगी के लिए बैंक नहीं जा सके। इसको ध्यान रखते हुए कैबिनेट ने जो निर्णय किया है उससे करोड़ों किसानों का लाभ होगा। गरीब ही इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए
कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन की शुरुआत से ही सरकार सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की ज़रूरतों को लेकर संवेदनशील रही है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद 2 दिन में पहला 1,70,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने तक, गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने से लेकर पीएम किसान के तहत करोड़ों किसानों को किस्त के रूप में मदद जैसे कदम उठाए गए हैं। इससे एक ऐसे बहुत बड़े गरीब तबके का फायदा मिला है जिसे लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता, और अगर सरकार फौरी तौर पर ऐसे कदम न उठाती तो ये तकलीफ बहुत होती। ये घोषणाएं नहीं रही, कुछ ही दिनों के भीतर करोड़ों लोगों तक सीधे तौर पर नकदी अथवा वस्तु रूप में मदद पहुंचाई गई। 80 लाख टन से ज़्यादा अनाज पहुंचाया गया। सभी बाकी पैसा जो देना था वो डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ऐसे लोगों को भी खाद्यान्न जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी देने का व्यवस्था किया। मकान के लिए रियायती किराए वाली नई योजना गृह निर्माण की, और ऐसे ही तमाम अन्य कदमों की घोषणा की गई है। किसानों के कल्याण को लेकर व्यापक सुधारों का ऐलान किया गया है। किसानों को उन जंजीरों से मुक्त किया है, क्योंकि वो सुधार इतने महत्वपूर्ण है एपीएमसी को लेकर। क्यों किसानों को उन जंजीरों से मुक्त जिसमें वे जकड़े थे, और उनके आमदनी को बढ़ाने के उपाय अब किए गए हैं। इसके अलावा खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश का भी प्रस्ताव है। एमएसएमई है, और इसके आधार पर आज मोटे तौर पर जो आंकड़ेवारी उपलब्ध है उससे 11 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स एमएसएमई ने दी है। इस एमएसएमई की कोई मूलभूत समस्या भी थी, और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं। उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों अलग किए गए थे, और उसमें माइक्रो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यानी टर्म लोन जो होता है, जिसमें इक्विपमेंट एंड फिक्स मशीनरी जो होती है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट वो माइक्रो में 25 लाख थी, और टर्नओवर जो था वो 10 लाख का था। अब माइक्रो में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ। 10 लाख का एकदम 5 करोड़ हो गया। बाद में आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है। फिर दूसरा सेक्टर था स्मॉल सेक्टर। हाँ, एक नई बात हुई है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है उसको दोनों को एक कर दिया है, ये अब अलग अलग नहीं रहे। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी, वो 10 करोड़ की हुई है, और जो टर्नओवर 2 करोड़ का था वो अब 50 करोड़ का हुआ है, यानी 25 गुना बढ़ा है। सब ने हमें ये कहा कि ये जो टर्न लिमिट है ये बढ़ानी चाहिए, और जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग वो टर्नओवर इससे निकाल देना चाहिए। तो आज हमने उनकी बात भारत सरकार ने स्वीकार की, और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई, और जो टर्नओवर था जो 100 करोड़ हुआ था वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फ़ायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया, और ये लिमिट बढ़ गई है, और इसके कारण बहुत बड़ा फ़ायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है। रिजर्व बैंक ने एक यूके सिन्हा कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने 2 रिकमेंडेशंस उनके भी उस समय थे। आज उसके ऊपर आज हमारे मीटिंग में फाइनल उसका निर्णय हुआ है। 2 थे, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई। ये डिस्ट्रेस एसेट फंड जो है, आपको पता है कि एमएसएमई इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रही है,
और आपको ये याद होगा कि मैंने मार्च में पार्लियामेंट में शायद 12 या 13 मार्च के दरमियान एक जवाब दिया था। तब हमारे बैंकिंग सेक्टर ने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था और ये मुदत 31 मार्च में थी। बाद में आदरणीय वित्त मंत्री जी की अनुमति से ये मुदत हमने 31 दिसंबर तक की है और इसमें करीब 25 लाख एमएसएमई जो अड़चन में है उनका रिस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है। अब ये जो फंड ऑफ फंड हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत ही आधार पर जो कमज़ोर एमएसएमई है, जो आर्थिक दृष्टि से एनपीए अकाउंट हो गया है, बंद पड़ी हुई है, उनके कारण सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा, उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी। ये डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड जो बनाया गया है ये 4000 करोड़ का है, जिसके लिए आज अनुमति मिली है। अब ये 4000 करोड़ में आपको पता होगा कि एमएसएमई की कोई भी स्कीम जो बैंक लोन देती है, तो पहले भारत सरकार, हमारा विभाग अगर 1 लाख करोड़ का अगर लोन देती है तो उससे 1.5% यानी 1500 करोड़ हम लोग CGTMSE करके एक इंश्योरेंस ट्रस्ट है, हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% लोन की गारंटी लेता है। तो ये जो 4000 करोड़ रुपए है, ये जो फंड मंजूर हुआ है, इसको वैसे 10 गुना होना चाहिए, पर ये स्ट्रेस एसेट है, एनपीए में आए हैं, रिस्क है थोड़ी, तो 5 गुना करके ये होगा 20,000 करोड़ का। और ये 20,000 करोड़ का फंड है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जिस एमएसएमई की ऋण जो है, इसको उनको हर जो अड़चन में आई है, प्रेजेंटली जो हमारे एनपीए के नॉर्म्स है, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी में ये बैठते नहीं। तो उस यूनिट को प्रोप्राइटर के गारंटी पर हम मैक्सिमम 75 लाख और कुल निवेश के यानी जितना उसने लिया उससे 15%, जो ज़्यादा होगा उतने पैसे उसको देंगे और ये पैसे भारत सरकार की ओर से इस फंड से जाएंगे। ये ऐड होने के बाद जो एनपीए के नॉर्म्स में जो अकाउंट नहीं बैठ रहा था उसका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और बंद हुई एमएसएमई चालू हो जाएगी। तो करीब इसका 2 लाख एमएसएमई यूनिट को फिर से शुरू करने में, जो वो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है, उनको इसका फ़ायदा होगा। और ये फंड की आज मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है और ये 20,000 करोड़ ये फंड का उपयोग होगा। तो अभी हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। और जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, आपको याद होगा कि बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में मैंने 20 एमएसएमई को कैपिटल मार्केट के लिए उसका लॉन्चिंग किया था। तो अब कुछ एमएसएमई हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, उन्हें बैंक के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उनको पहले ही उनके फंड के लिए हम उसमें हमारी इक्विटी खरीदी करेंगे, वो मैक्सिमम 15% है, जो भी है उसकी फंड उसमें हम खरीद सकते हैं। और ये इक्विटी के कारण उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और फिर वो जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो उनका जो 10 रुपये का शेयर है उस